आधार पर हम देश में लगभग 19वें स्थान पर है। निसंदेह पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम 32वें स्थान पर हैं। राज्य की ताकत स्टेट जीडीपी से मापी जाती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की स्थिति एक आम व्यक्ति की तरक्की को डिनोट करती है। महोदय, बजट की दिशा क्या होनी चाहिए? बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, यह राज्य की इकोनॉमिक विजन का दस्तावेज होना चाहिए। यदि हम सड़क, सिंचाई, बिजली, औद्योगिक पार्क, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर पूंजीगत निवेश बढ़ाते हैं तो यह खर्च नहीं बल्कि भविष्य की आय का आधार होगा। हमारा राज्य खनिज संपन्न है, फिर भी पिछड़ा क्यों? झारखंड का लोहा बाहर जाता है, कोयला बाहर जाता है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बाहर जाता है और उन्हीं खनिजों से बने उत्पाद ऊंचे दाम पर वापस आते हैं। मूल्य संवर्धन बाहर, रोजगार बाहर, राजस्व बाहर, तो फिर समृद्धि कैसी आएगी? हमें चाहिए स्टील के डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग यूनिट, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री। कृषि को उद्योग से जोड़ना होगा। महोदय, झारखंड की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यदि हम लघु सिंचाई योजनाएं, ड्रिप इरिगेशन, मिलेट मिशन, फल और सब्जी प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करते हैं तो किसानों की आय अस्थायी रूप से बढ़ेगी। कृषि को बाजार से और बाजार को उद्योग से जोड़ना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इनकम अपने आप नहीं बढ़ता है। यह तब बढ़ता है जब राज्य का स्टेट जीडीपी बढ़ता है, और यह तभी संभव है जब उद्योग का विस्तार हो, कृषि उत्पादकता बढ़े, सेवा क्षेत्र विकसित हो और युवाओं को रोजगार मिले। आज झारखंड के सामने मूल प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि क्या हम झारखंड को एक खनिज निर्यातक राज्य रहने देंगे या फिर मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी राज्य बनाएंगे? संसाधन हमारे और मुनाफा बाहर। चाहे हमारे राज्य के जितने भी खनिज संपदाएं हैं, कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, यूरेनियम हो, माइका हो, जैसे बहुमूल्य खनिज, लेकिन दुर्भाग्य है कि कच्चा माल यहाँ से जाता है और प्रोसेसिंग बाहर होता है। मुनाफा भी इसीलिए बाहर बनता है। हम जमीन देते हैं, हम विस्थापन झेलते हैं, हम पर्यावरणीय बोझ उठाते हैं, लेकिन उच्च मूल्य वाला उत्पादन और बड़ा रोजगार दूसरे राज्यों को मिलता है। महोदय, मूल्य संवर्धन क्यों आवश्यक है? यदि 1 टन लौह अयस्क 5-6 हजार में बिकता है तो उसी से बना स्टील 40-50 हजार में बिकता है। और जब स्टील से मशीन बनती है, रेल बनती है, ऑटो पार्ट्स बनते हैं तो हर चरण में नई आय, नया टैक्स और नया रोजगार बनता है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला सीधे खदानों से निकलता है और उसका दाम सीमित होता है, लेकिन जैसे उसी कोयले से बिजली बनती है, कोल गैसिफिकेशन से गैस बनती है, उर्वरक बनते हैं, केमिकल बनते हैं, उद्योग चलते हैं, तो हर चरण में नई आर्थिक गतिविधि पैदा होती है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, असली कमाई खनन में नहीं प्रोसेसिंग में है और राज्य सरकार को प्रोसेसिंग के विषय पर ध्यान देना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम एक अच्छा खासा बजट कोल गैसिफिकेशन मिशन पर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झारखंड को रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर देश से थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें, यदि हम शिक्षा की बात करें तो पूरे देश के सभी राज्य औसत 14.5% शिक्षा पे खर्च करते हैं। हमारा राज्य 13.3% शिक्षा पे खर्च करने जा रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे देश का औसत खर्च 6.2% है, जबकि हमारा राज्य 5.5% है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें लगता है और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। महोदय, अगर रोड्स और ब्रिज की बात करें तो पूरे देश के औसत से हमारे राज्य की स्थिति तो बहुत बेहतर है, लेकिन सवाल है ये आंकड़े कागजों में है, धरातल पर दिखते नहीं है। मैंने कहा कि जैसे मैं विधायक बना था, मैंने अनुशंसा किया था लगभग 1 साल पहले, जो कि एक संकीर्ण पुल है और उसमें आए दिन जान माल की क्षति होती रहती है, लेकिन ना अभी तक उसका रिपोर्ट तैयार हुआ, ना ही वो क्रियान्वयन हुआ। तो इसलिए कागजों में तो मैं मान्य सदस्य, ठीक, और 30 सेकंड अगर अनुमति हो तो दे दीजिए। बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास को एक अच्छा खासा बजट मिलता है, लेकिन इसमें आंकड़ों में हमारा राज्य काफी आगे है। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन फिर वही कहूंगा कि जो अनुशंसाएं हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है, उनमें कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, निसंदेह मैं माननीय
वित्त मंत्री महोदय की इस विजन को धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस बजट प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों घुसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी, सर क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इस दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो अब बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है तो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ, कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम इसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में हैं, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफ़ी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने वित्त पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, मत देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए, मेरे पास बजट में है उसको क्लियर करिए। तो हमने लिख दिया है, कुछ दिनों में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे। पिछले कल के अनुसार हम शायद लगता है कि इसको हम लोग ठीक कर देंगे। चलिए जयराम जी, अच्छा उत्तर हुआ। यानी ठीक है अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वही तो नहीं, सही बात। अगर केंद्र नहीं दिया तो क्या आपके पास विकल्प है, क्या तैयारी आपके? नहीं तो जयराम जी सर आप शायद ध्यान से 1 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं, सही बात हो चुका है, सही बात है। केंद्र आपका सवाल को मंत्री जी स्वीकार भी किए और वित्त पत्र भी लिख चुके हैं। ये उत्तर नहीं हुआ। अच्छा, हम थोड़ा सा उनके आंकड़ों के अनुसार ही जानना चाहेंगे मंत्री जी से कि 2023-24 में कितना राशि स्कॉलरशिप के लिए भुगतान किया गया था 2023-24 में? माननीय मंत्री जी 2023-24, हालांकि 2023-24 में आप शायद नहीं थे, फिर भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करके। सर 23-24 में ठीक है हाँ बोल रहे हैं, ये तो लिखा हुआ 23-24 में 67.88 करोड़ हम लोगों ने डिमांड किया था, लगभग 2,946 रुपए के आसपास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये काफी अधिक है, लगभग 5,393 रुपए है, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक खाई को दर्शाता है। महोदय, इसमें लगभग दुगने का फर्क है। अतः मैं चूंकि माननीय मंत्री महोदया काफी कुशल हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गांव और शहर की खाई जो है उसे पाटने का काम करें, और गांव की जो योजनाएं हैं, विशेषकर मनरेगा की योजनाएं, अबू आवास की योजनाएं, इन योजनाओं में आज भी कहीं ना कहीं बिचौलिए बहुत ज्यादा हावी हैं, जिस कारण क्या है कि ये योजनाएं गांव पे आती हैं, धरातल पर आती हैं, इस बात में दो मत नहीं है, लेकिन लाभुक को रिश्वत देकर उन योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है। महात्मा गांधी जी का वो कथन याद आया जो कहते थे कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन सरकारी बाबू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने गांधी जी के कथन को बड़ा अच्छा से लिया। अन्याय को उन्होंने लिया, अन्य को तोड़ा और फिर बचा आय, यानी अन्याय बना लिया। अन्याय शब्द एकदम सेम है दीदी, अन्याय आधा नौ यो में आकार यो, अन्याय। अब उसको कैसे तोड़ा आपके सरकारी बाबुओं ने? अन्य, और बचा क्या? आय। और ये सच्चाई है। और मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि आपके विभाग के 3 पूर्व मंत्री, आलमगीर साहब अभी जेल में हैं, एनोस साहब और हरिनारायण साहब जेल की यात्रा कर चुके हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसपे पूरे राज्य की नजर है और इसका इतिहास भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा
कि आप सावधान रहिएगा, बड़ी मेहनत से यहाँ तक आई हैं। थोड़ा सा JSLPS की मैं बात कर लूँ, महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर काम करती है। लाह, रेशम, तसर रेशम उत्पादन और वनोपज पर आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, पत्तल बनाना आदि स्थानीय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। और मैं मानता हूं और आप विशेष इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि अगर गोवा की आज औसत आय 3.57 लाख रुपए और सिक्किम की औसत आय 2.92 लाख रुपए हैं, जिनमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में सड़क निर्माण, पुल निर्माण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विधायकों की एक जवाबदेही बनती है। और बहुत सारे विधायकों ने इस बात को उठाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कई ऐसी अनुशंसाएं हुई जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इस बात को मानिए, मैंने आपको कई बार कहा है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, जनता को मालूम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपका जो विभाग है ये गांव की जनता जानती है, वो CO BDO को समझती है। और जमुआ में हाल ही में घटना घटी थी जिसमें शायद CO थे अथवा BDO थे जिनकी गाड़ी पर खूब पथराव किया गया था। इसका मूल कारण है रिश्वत लेना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, गांव आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ा बजट भी है, लेकिन गांव के लोग ब्लॉक को समझते हैं, अंचल को समझते हैं और थाना को समझते हैं। अधिक में 30 सेकंड दे दीजिए, कोई नहीं, आप बोलिए। इसलिए कम से कम काम आप करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं, बोलिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चूंकि जो काम होते हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, पुल निर्माण का कार्य हो, अगर उसमें जनता का एक फीडबैक रहने दीजिए। अगर जनता ने 70%, 80% जनता ने फीडबैक दिया कि हाँ काम ठीक ठाक हुआ है, तो बढ़िया उसको इनाम दीजिए। लेकिन जनता ने अगर उस काम को नकारा तो ऐसे ठेकेदारों पर, संवेदकों पर और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो योजनाएं जो शिलापट बनता है उसमें एक QR कोड लगा दीजिएगा, ताकि स्कैन हो कि वो कितने की राशि है, योजना कितने से कितने वर्ष में कंप्लीट हुई, कब की है और उस योजनाओं में किनका योगदान है।